नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्याज का जो कंद है वो अच्छी तरीके से हम कैसे मोटा कर सकें और इसके साथ में जड़ों का विकास कैसे हो और तना कैसे मोटा हो और थ्रिप्स की जो प्रॉब्लम मिलती है उससे हम कैसे कंट्रोल कर सकें। इसके साथ में जो ब्लाइट आता है उसको भी हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि किसान साथियों लगभग अगर देखा जाए तो प्याज की जो फसल है 60 दिन के प्लस चल रही है, तो हमें एक बेसल डोज की भी आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले कि प्याज का कंद जो है वो हमें कैसे मोटा करना है, क्योंकि जब तक हम प्याज का कंद अच्छी तरीके से मोटा नहीं करेंगे तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात करेंगे किसान साथियों की, जब हमने ट्रांसप्लांटिंग की थी यानी जब हम रोपाई की थी तब हमने बेसल डोज क्या डाला था, जैसे कि एसएसपी है, एमओपी है, डीएपी है, इन तत्वों को हमने डाला था कि नहीं डाला था। क्योंकि किसान साथियों जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो हमें बेसल डोज डालना बहुत ज़रूरी होता है। जितना हमारा खेत यानी मिट्टी जितनी ताकतफुल होगी उतना उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। और किसान साथियों ये भी बात करेंगे कि हमने जब ट्रांसप्लांटिंग की थी तो दूरी कितनी रखी थी, क्योंकि किसान साथियों दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी लगभग 6 इंच होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों बताते हैं कि जितनी पौधों की संख्या होगी तो उतना उत्पादन अच्छा होगा। नहीं, जब तक अब हम अगर दूरी नहीं मेंटेन करके रखेंगे, जो हम कंद है वो कंद कैसे मोटा कर पाएंगे। तो किसान साथियों दूरी भी बहुत ज़रूरी होती मेंटेन करना। और किसान साथियों ये भी हम बात करते हैं कि अगर किसान साथियों कि हमने नर्सरी तैयार की थी तो उस समय हमने बीज का कैसे चुनाव किया था। अगर आपने बीज अच्छा क्वालिटी का लिया है तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और किसान साथियों ये भी डिपेंड करता है कि हमने जो टाइम से बुआई की थी कि नहीं की थी, क्योंकि किसान साथियों अगर आप लेट करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे प्याज जो होता है वो फ्लावरिंग स्टेज पर आता है। जैसे हम ट्रांसप्लांटिंग की उसके कुछ दिन बाद फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, फूल आ जाता है। फिर फूल आ जाता है, फिर हम बहुत सारे स्प्रे बहुत सारे फर्टिलाइजर डालते रहते हैं, लेकिन कंद का अच्छा निर्माण नहीं हो पाता है। तो किसान साथियों जिन फ्लावरिंग जिन पौधों में आ चुकी है उन पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, नाम मात्र 10-20% हो जाएगी, बाकी नहीं हो पाएगी। तो किसान साथियों आप परेशान मत होइएगा, अगर होगी फ्लावरिंग तो कोई दिक्कत नहीं, उसे हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। किसान साथियों आप देख सकते हो कि शायद कैमरा दूर होने की वजह से आपको शायद आप दिख रहा होगा कि इस समय हमारे प्याज की कितनी हाइट है। लगभग हमारे इस समय इस बराबर है। तो किसान साथियों प्याज दिन पर दिन ग्रो होगा। जिस तरीके से आप भी अगर अपना अच्छा खासा डोज अगर डालेंगे, खेत में प्रयोग करेंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि किसान साथियों मौसम उतार चढ़ाव होने की वजह से ना प्याज में क्या है कि जो थ्रिप्स और झुलसा की भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इसके साथ में किसान साथियों हमें ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास और कंद मोटा करना है और हमें अपने प्याज की फसल को अभी हरा रखना है, क्लोरोफिल की मात्रा मेंटेन करके रखनी है और कोई भी बीमारी ना आ सके ये भी हमें मेंटेन करके रखनी है। तो किसान साथियों वीडियो में बने रहिएगा, आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है। साथियों बात करते हैं कि हमें जो प्रथम डोज बेसल डोज हमने 20 से 25 दिन या फिर 30-35 दिन के बीच में हमने दिया है कि नहीं दिया। जिन किसान साथियों ने इस समय अगर दिया बेसल डोज तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो किसान साथियों ने नहीं डाल पाया है तो मैं बताऊंगा कि आपको कैल्शियम सल्फेट आपको 25 किलो लेना है और पोटास आपको तकरीबन 30 किलो लेना है। इनको साथ में मिला करके दे देना, क्योंकि किसान साथियों इनको जब हम अपने पौधे में देंगे तो पौधे में ग्रेनेस भी आएगी और पोटास जो हमारा है वो अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अच्छा करेगा और एक फंगीसाइड का भी काम करेगा। यूरिया किसान साथियों हम इस वजह से नहीं देंगे क्योंकि यूरिया में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे जलेबी रोग देखने को मिल सकता है और क्या होगा किसान साथियों थ्रिप्स की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हम यूरिया का प्रयोग ना करके हम कैल्शियम सल्फेट का हम प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों को आप मिला करके डाल दीजिएगा अगर आपकी 35 या 30 या 25 दिन की फसल है तब। ये तो हमारा बेसल डोज हो गया, मतलब प्रथम दिन का। अब अगर हमारी 60 से 65 दिन की जब फसल होगी तब हमें कौन सा बेसल डोज देना है। किसान साथियों अब हमें क्या करना है, डीएपी लेना है 25 किलो
और पोटास लेना है 30 किलो। फिर हमें अब ये अच्छी तरीके से अपने खेत में हमें ब्रॉडकास्टिंग के तरीके से डाल देना। और डालने के बाद में जब हमारे खेत में तकरीबन पैर अच्छा खासा हमें जब चलने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर हम कैल्शियम नाइट्रेट लेंगे और अच्छी तरीके से फिर हम छिड़क देंगे। क्योंकि किसान साथियों डीएपी के साथ हम नहीं डालेंगे, क्योंकि डीएपी के साथ अगर हम डालते हैं तो क्या होता है कि फिर रिएक्शन कर जाएगा। रिएक्शन के साथ में किसान साथियों आपस में एक होड़ भी लग जाएगी। तो जब होड़ लगेगी तो उसमें क्या होगा, कुछ पोषक तत्व काम करेंगे, कुछ पोषक तत्व नहीं करेंगे काम। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से क्रम बाई क्रम बेसल डोज देंगे। जिस तरीके से हम लोग सिरप पीते हैं ना, उसी तरीके से अपनी फसलों को भी हम बाई क्रम बेसल डोज देंगे। तो आपको क्या करना है, जब 60 से 65 दिन की फसल हो तो आपको डीएपी लेना 25 किलो, पोटास 30 किलो, इन दोनों को मिला करके आपको खेत में दे देना, छिड़क देना और सिंचाई कर देना। सिंचाई करने के बाद में जैसे पैर अच्छा खासा जब धंसने बंद हो जाए या चलना बंद हो जाए, तो आपको क्या करना है, कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और 15 किलो ले करके आपको अच्छी तरीके से छिड़क देना है। और छिड़कने के बाद में आपको फसल जो होगी वो लस ग्रीन एकदम मक्खन जैसी दिखने लगेगी और आपको रिजल्ट भी बेहतर देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं किसान साथियों कि हमें स्प्रे हमें कौन कौन सा देना है, किस तरीके से स्प्रे देना है। जैसे कि हमें फंगीसाइड देना है, कीटनाशक भी देना और टॉनिक का भी स्प्रे देना है। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो कंद है वो फटे ना, कंद जो है चिकना हो और मोटा हो और शेड्यूल हो, ये भी हमें विशेष तौर पर ध्यान देना। तो हम स्प्रे की बात करते हैं। तो स्प्रे करना इस वजह से हमारी फसल में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर जो इस जगह जैसे जैसे ओस पड़ना बंद हो जाएगी, यानी ओस सुबह के टाइम जब पड़ेगी तो इस जगह थ्रिप्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसके साथ में किसान साथियों जो आप देखेंगे ये लास्ट का हिस्सा जो है ये हमेशा सूखना प्रारंभ हो जाएगा, क्लोरोफिल की मात्रा इसमें ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इसको बहुत जल्दी कंट्रोल करना होगा अपनी फसल में, क्योंकि अगर हम सही समय पर अगर फंगीसाइड कीटनाशक का हम स्प्रे नहीं करेंगे तो जो हमारी फसल है वो दिन पर दिन ग्रोथ करना बंद हो जाएगी। और इसके साथ में हमें किसान साथियों कंद का भी विशेष तौर पर ध्यान देना, क्योंकि हमने क्या किया है, नीचे से तो हमने बेसल डोज दे दिया है, लेकिन जब ऊपर का जो बेसल डोज है वो अभी तक अपने पौधे को हमने नहीं दे पाए। तो हमें स्प्रे भी देना है और इसके साथ में बेसल डोज भी देना है। तो हमने बेसल डोज दे दिया, अब स्प्रे की बात करेंगे। तो किसान साथियों स्प्रे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कीटनाशक की बात करेंगे। साथियों कीटनाशक की बात करें तो आप सिमोडिक्स ले सकते हैं, एमाबेक्टिन ले सकते हैं, प्रोफेक्स सुपर ले सकते हैं। और अगर हम फंगीसाइड की बात करें तो आप साब ले सकते हैं, नेटवो ले सकते हैं। और इसके साथ में अगर हम टॉनिक की बात करते हैं तो आप टॉनिक भी मिला सकते हैं। जैसे कि आप क्या करें, धनवर्षा ले सकते हैं, धानुका का एम्बिशन ले सकते हैं और घरना कंपनी का चमत्कार ले सकते हैं। ऐसे टॉनिक भी आप किसी एक कंपनी का आप ले सकते हैं। आप ले करके आप स्प्रे कीजिएगा, बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके साथ में किसान साथियों कुछ दिन के बाद हमें क्या करना है, अपनी फसल में एनपीके लेना है, एनपीके 05234 प्लस बोरॉन ले लेना। इनको साथ में हमें स्प्रे करना। जैसे कि एनपीके की बात करें तो आप 1 किलो लेना है और बोरॉन आपको 100 ग्राम ले लेना। इनको दोनों मिला करके भी आप स्प्रे कीजिएगा, क्योंकि किसान साथियों हमने क्या किया, ऊपर से और नीचे से हर तरीके से हमने अपने पौधे को बेसल डोज दे रखा है। और आने वाले समय में बहुत अच्छे बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।